काफिला तेरे पीछे भी होगा, तू अकेला चलना शुरू तो कर सही। देखिए, एक कहावत और है कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। देखिए, आज है 9 जुलाई और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप जो है 2022 का जो जनवरी से लगा है जून तक का टोटल 1800 करेंट अफेयर का अर्धवार्षिकांक है, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसको डाउनलोड करके इसको जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाली परीक्षा में आप करेंट अफेयर में 100% स्कोर कर सके। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस है ये आपका 7 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और देखिए, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को जो है शांति को बढ़ावा देने और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। और किस्वाहिली भाषा जो आपका है, देखिए ये अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाती है। तो इस भाषा के सम्मान में 7 जुलाई को ये दिवस मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस को हम 7 जुलाई को मनाते हैं। अगला है कि हाल ही में जापान की किस पूर्व प्रधानमंत्री का जो है जापान के नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारकर जो है उनका हत्या कर दिया गया। देखिए, अभी हाल ही में जो है शिंजो आबे की हत्या कर दी गई जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में, आपने जो है न्यूज़ चैनल पे देखा भी होगा, काफ़ी हाईलाइट करके इसको दिखाया जा रहा है। देखिए, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, तो इनका नारा शहर में भाषण देने के दौरान जो है अभी हाल ही में मृत्यु हो गया। देखिए, इनका जन्म 1954 में एक राजनीतिक परिवार में जापान में हुआ था। और इनके पिता इनका नाम था शिंतारो आबे। तो शिंतारो आबे भी नेता थे और जापान के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। और देखिए, शिंजो आबे 2006 में पहली बार जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। और फिर बाद में जो है इन्होंने उसी साल इस्तीफा भी दे दिया था। फिर 2012 में ये फिर पीएम बने जापान के और 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे ये। बाद में इन्होंने सेहत संबंधी समस्याओं के कारण जो है अपने पद से 2020 में इस्तीफा दे दिया था। तो ये डिटेल थी शिंजो आबे के बारे में, इसको याद रखिएगा। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका जापान के नारा शहर में, शहर का नाम क्या है, नारा शहर, वहाँ पर भाषण देने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अगला है कि हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बोरिस जॉनसन की पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के मंत्री जो है एक एक करके इस्तीफा दे रहे थे। और अभी हाल ही में देखिए, मैंने बताया था ऋषि सुनक के बारे में, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। ऋषि सुनक जो है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये ब्रिटेन में जो है फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसी के कारण जो है सबका विरोध का सामना करना पड़ रहा था किसको, बोरिस जॉनसन को। और बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत यहाँ तक बढ़ गई थी कि 2 दिन के अंदर 40 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए थे इनके मंत्रिमंडल में। और इनके खिलाफ 41 मंत्रियों ने बगावत कर दी थी। और ये पूरा विवाद हुआ था, एक व्यक्ति हैं क्रिस पिंचर, इनकी नियुक्ति से या नियुक्ति के बाद से। तो इसीलिए इनको अपना पद गंवाना पड़ा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव पुरी। देखिए, जो आपके संजीव पुरी हैं ये आईटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है वर्तमान में। और इनको वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। देखिए, जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसने बताया कि संजीव जो आपके हैं यानी कि संजीव पुरी, ये सीआईआई राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और इन्होंने उद्योग परिसंघ में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। तो अब ये जो है उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे कौन, संजीव पुरी जी। देखिए, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ है, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देखिए, ये शिलान्यास और लोकार्पण याद रखिएगा हुआ कहाँ पे है, वाराणसी यानी कि बनारस में, जो कि पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है। और यहाँ से ये 2 बार सांसद चुने गए हैं यानी कि दूसरी बार अभी हाल ही में चुने गए थे।
देखिए, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आए पीएम मोदी ने जो है कुल 1774 करोड़ रुपए की 43 विभिन्न परियोजनाओं का हाल ही में लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। और इस टोटल अमाउंट 1774 करोड़ में 1220.58 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जबकि 553.76 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। देखिए, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए मैं ये लाइनें जो है सेपरेट करके आपको बता रहा हूँ। तो उसको हूबहू नोट कर लीजिएगा। और टोटल परियोजना कितने की है? 1774 करोड़ रुपए की जो है विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो वाराणसी में हाल ही में। अगला है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है? तो देखिए, सबसे अधिक बेरोजगार वर्तमान में हरियाणा में है। हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है ये आपकी है 34.5%। और इसके बाद फिर आपका राजस्थान का नंबर आता है, यहाँ पर बेरोजगारी की दर है 28.8%। फिर बिहार का नंबर आता है, बिहार में बेरोजगारी दर 21.1% है। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का नंबर आता है, जम्मू कश्मीर में जो आपका बेरोजगारी का दर है ये आपका 15.6% है। तो देखिए, याद रखिएगा क्रम से कि सबसे अधिक बेरोजगार हरियाणा में है, फिर राजस्थान में है, फिर बिहार में है, फिर जम्मू में है। क्रम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और कुछ डाटा मैं आपको देने वाला हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में यानी कि भारत में बेरोजगारी की दर जून में बढ़कर 7.80% पर जो है पहुंच गई। और पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है। और देखिए, जून महीने में रोजगार में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी दर बढ़कर जो है कितना हो गया? 8.03%। और ये जो बेरोजगारी दर है ये जून का आंकड़ा मैंने बताया है। इसके पहले वाले महीने की बात करें, मई की, तो देखिए मई 2022 में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी थी? 7.30%। यानी कि मई की अपेक्षा जून महीने में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। और भारत के शहरी क्षेत्रों में स्थिति कुछ बेहतर रही, बेरोजगारी दर 7.3% दर्ज की गई, जबकि यही बेरोजगारी दर जो है शहरी क्षेत्रों में 7.12% थी। यानी कि 9% जो है जो बेरोजगारी दर है ये ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जो है घटी है मई की अपेक्षा जून में। तो इस आंकड़े को नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज़ें एग्जाम में पूछ जाएंगी, एक एक प्रश्न बनकर एग्जाम में आपको मिल सकता है। जैसे कि प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत में बेरोजगारी दर जो है ये जून में बढ़कर कितनी हो गई? तो 7.80% हो गई जून 2022 में बढ़कर, ठीक है। और ये भी पूछेगा कि पिछले महीने यानी कि जो आपका जून महीना था, तो जून महीने में विशेषकर कृषि क्षेत्र में जो है कितने करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी? तो कुल 1.3 करोड़ लोगों को जो है कृषि क्षेत्र में जो है रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। तो ऐसे पूरे लाइनों को नोट कर लीजिएगा, एक एक लाइन एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में मिलेंगे। देखिए, प्रश्न तो एक ही होता है, लेकिन उसमें कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो है छुपे होते हैं मेरे हर प्रश्न में। तो अगर आप डेली अगर 12 प्रश्न तैयार करते हैं तो मान के चलिए आप 60 प्रश्न तैयार कर रहे हैं डेली। और इसके साथ में जो लास्ट में रिवीजन होता है 10 प्रश्नों का, तो ले लीजिए कि आप 70 से 80 प्रश्न डेली तैयार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने? तो देखिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं पारितोष त्रिपाठी। देखिए, जो पारितोष त्रिपाठी है इन्होंने इस पद पर पीसी कांडपाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक के कारपोरेट सेंटर में उप प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। आठवां की हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वाल्ट एज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? तो देखिए, साइबर वाल्ट एज इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। आपको बता दूं, जो आपका साइबर वाल्ट एज बीमा योजना है ये क्या चीज़ है? देखिए, साइबर वाल्ट एज बीमा योजना साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये किसी भी प्रकार के साइबर जोखिम के संपर्क में आने वाले व्यक्ति जो है इस पॉलिसी को अपने और अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। तो साइबर वाल्टेज इंश्योरेंस प्लान के बारे में याद रखिएगा, इसको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है साइबर सुरक्षा के लिए, पॉलिसी लेने वालों के लिए।
अगला है कि हाल ही में किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो देखिए भारत के लिए एक सम्मान की बात है क्योंकि भारत को चुना गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए। और देखिए भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के यूनेस्को कन्वेंशन के 2022 से 2026 चक्र में भाग लेने के लिए चुना गया है, जिसे 2003 में अपनाया गया था। और अभी हाल ही में हुए चुनाव में भारत को कुल 155 राज्य दलों में से जो उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे उनमें 110 वोट प्राप्त हुए और फिर चुन लिया गया यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए भारत को। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तो देखिए मानगढ़ पहाड़ी आपकी है राजस्थान में और इसका इतिहास जो है ये फ्रीडम फाइटर जो हमारे थे आदिवासी लोग उनसे संबंधित है। देखिए मानगढ़ पहाड़ी पर कुल 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से मार डाला था। तो इसीलिए जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक बना गया है मानगढ़ पहाड़ी को। याद रखिएगा मानगढ़ पहाड़ी आपकी राजस्थान में स्थित है और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक का दर्जा दिया गया है। 11वां कि 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए 2023 में जो सबसे बड़ा भारत का शॉपिंग फेस्टिवल होगा ये दिल्ली में आयोजित होगा और इसको लीड करेंगे अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि दिल्ली अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक अपने पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। यानी कि ये पूरा फेस्टिवल जो है दिल्ली सरकार के द्वारा समर्थित होगा और इस फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट फूड वॉक के लिए 200 कंसर्ट होंगे और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। और ये जो है भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा जो कि दिल्ली में आयोजित होगा 2023 में। कब से कब तक 28 जनवरी से 26 फरवरी तक आप भी शॉपिंग करने जा सकते हैं 2023 में, ठीक है। और वहाँ पे सस्ती चीज़ें ले सकते हैं इस शॉपिंग फेस्टिवल में। 12वां प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और इसका डिटेल जो डाटा मैं दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि देखिए अगर आप पूरे डाटा को नोट करेंगे तो आप एक तरीके से कहा जाए छोटे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक की परीक्षाओं में नंबर गेन कर सकते हैं 100%। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर कितनी हो गई। तो अभी कुछ प्रश्नों पिछले प्रश्नों में हमने बेरोजगारी के बारे में बात की, अब भारत में हम कुपोषण के बारे में बात करेंगे। देखिए पिछले 15 वर्षों में भारत की जो कुपोषित आबादी है ये घटकर 224.3 मिलियन हो गई है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है इसके अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। देखिए वैसे भी महिलाओं की सबसे एक तरीके से खास बात मैं बता दूं, देखिए महिलाओं में एनीमिया सबसे अधिक पाया जाता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है उनको हर महीने में पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उसमें काफ़ी ब्लीडिंग होती है और उनका जो ब्लड लेवल है ये कम होता रहता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड में। तो देखिए इसीलिए जो है जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनको सरकार आयरन की गोलियां जो है प्रोवाइड कराती है अपनी तरफ से। आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। स्पेशली आयरन की गोली इसलिए दी जाती है ताकि उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है मेंटेन रहे और एनीमिक महिलाओं की संख्या में कमी आए पूरे भारत में, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो ये रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि मोटापा बहुत तेजी से फैल रहा है पूरे भारत में, इसका मेन कारण है जंक फूड, ठीक है। और देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य 2022 की जो ये रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि 2021 में दुनिया भर में 828 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे और जो 2020 में लगभग 46 मिलियन और कोविड महामारी के प्रकोप के बाद 150 मिलियन के ऊपर था। ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए दोनों, ठीक है। और कुछ और आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि 2019 से 21 में भारत में कुल 224.3 मिलियन कुपोषित व्यक्ति थे जो कि 2004 से 2006 की ड्यूरेशन में कितने थे 247.8 मिलियन से कम, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो कुपोषित लोग हैं भारत में ये पिछले 2004 से 6 के ड्यूरेशन से कुछ कम हुए हैं 2019 से 2021 के ड्यूरेशन में। और देखिए 5 साल से कम उम्र के जो अविकसित बच्चे हैं इनकी संख्या 2012 में
52.3 मिलियन से घटकर 2020 में 36.1 मिलियन हो गई है। यानी कि 2022 में जो 5 साल से कम उम्र के अविकसित बच्चे थे, ठीक है, तो इनकी संख्या 2012 में कितनी थी? 52.3 मिलियन, और ये 2020 में घटकर कितनी हो गई? 36.1 मिलियन। नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए 5 साल से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 2020 में 30 लाख से घटकर कितनी हो गई? 2.2 मिलियन हो गई, ठीक है। और देखिए भारत की जो आबादी है ये 1.38 बिलियन से अधिक है, और इसमें जो है मोटे वयस्कों की संख्या, यानी कि जो नौजवान लोग हैं, इनमें मोटे लोगों की संख्या जो है 2012 में 25.2 मिलियन से बढ़कर 2016 में 34.3 मिलियन हो गई है। और 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की बात करें तो देखिए भारत में 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के बीच एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 2012 में 171.5 मिलियन से बढ़कर 2019 में जो है 187.3 मिलियन हो गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2012 में कुल 11.2 मिलियन से 2020 में 14 मिलियन तक विशेष रूप से 5 महीने तक की उम्र तक के शिशुओं को स्तनपान कराया गया है। तो ये आंकड़ा है अभी हाल ही में जो प्रस्तुत किया गया था संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में, जिसका नाम था विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य 2022 रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें भारत संबंधित और पूरी दुनिया के कुछ आंकड़ों को मैंने आपको बताया। ये सभी आंकड़े मैंने प्योरीफाई करके निकाले हैं, और ये आंकड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये सारी चीज़ें सबको याद होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला प्रश्न आज के क्वेश्चन का है कि हाल ही में किस देश ने वरुआ माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में जो है पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला? बताइए। और अगला कि हाल ही में किस देश ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास 5 उत्तरी क्षेत्रों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? बताइए। देखिए पो नदी के बारे में मैंने डिटेल में कल बताया था, कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? बताइए। और चौथा है कि हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसको CBSE ने लॉन्च किया है। CBSE का मतलब हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए ये प्लेस है भीमावरम। और तीसरा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य पहला स्थान पर था? तो ये राज्य आपका उड़ीसा है। चौथा था कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, अभी मैंने बताया भी था वीडियो के बीच में। और देखिए पांचवा था कि किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो देखिए ये हमारी फोर्स है रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और देखिए आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिक अंक का PDF तैयार कर दिया, जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करंट अफेयर आपको मिलेंगे। तो इस PDF को आप परचेज कर सकते हैं, और पूरे 6 महीने के PDF को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में PDF में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है।